नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसे हम सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। और आज ये वीडियो इसलिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सामाजिक आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में बात करेंगे, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए क्या है सामाजिक आंदोलन और किस प्रकार से भारतीय संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका रही है, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। सामाजिक आंदोलन अतीत और वर्तमान में सभी समाजों में सार्वत्रिक रूप से देखने को मिलते हैं और सामाजिक आंदोलन सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, यानी कि परिवर्तन शाश्वत है, ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन से जब विकास की बात आती है तो उसमें सामाजिक आंदोलन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक आंदोलन किसी समय तथा स्थान में विभिन्न सामाजिक और सामूहिक क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब आंदोलन की बात है और वो भी समाज से जुड़े हुए आंदोलन की बात है तो वो व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं होती है। ये संभव है कि उसमें व्यक्ति के विचारों का प्रभाव ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो विचार जब सामूहिक क्रिया में परिवर्तित होते हैं तब जाकर के वो आंदोलन का स्वरूप धारण करते हैं। सामाजिक आंदोलन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संचालित होते हैं, जिनमें परिवर्तन लाने के लिए लोगों द्वारा दीर्घकालिक और निरंतर रूप से प्रयास किए जाते हैं। यह एक बात या एक दिन या एक रात की कल्पना नहीं होती कि विचार आया और वो सामूहिक क्रिया में तब्दील हो गया। ये एक लंबी प्रक्रिया रहती है और इस प्रक्रिया में कभी सफलता है, कभी असफलता है, कभी विचारों में सहमति है, कभी असहमति है, कभी गति तेज है, कभी गति मंद है। ये सारी प्रक्रियाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विकास के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और समाज में हित की भावना से, चाहे वो एक विशेष वर्ग की बात है या फिर वो संपूर्णता के पक्ष को लिए हुए बात है, जब इस प्रकार का आंदोलन होता है तो वह सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आता है। सामाजिक आंदोलनों को मुख्य रूप से ऐसे संगठित और सामूहिक प्रयास के रूप में समझा जाता है जो समाज में विचारों, मान्यताओं, मूल्यों, संबंधों और प्रमुख संस्थाओं में परिवर्तन लाते हैं अथवा उपयुक्त सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना किसी विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो कभी उसे स्वीकृत होता है और कभी नहीं होता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति के जीवन में जिस बात का प्रभाव है, ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रकार का प्रभाव उस घटना का दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी हो। और यहाँ आकर के यह कहना कि हर व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, सही नहीं होगा और ना ही हर व्यक्ति की बात को आंदोलन के रूप में स्वीकारा जा सकता है। जब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की, तो चूंकि इसमें दो शब्द समाहित हैं, पहला है आंदोलन जो कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, और दूसरा है सामाजिक, यानी कि उसमें समाज का हित समाहित होता है। इसीलिए इसे एक संगठित प्रयास के रूप में देखा जाता है कि जब समाज का बहुत बड़ा वर्ग किसी बात, वस्तु या घटनाक्रम से प्रभावित है, वह उसके लिए या तो स्वीकृति देना चाह रहा है या उसका विरोध कर रहा है, और इन संदर्भों में एक बहुत बड़ा वर्ग उसका समर्थन करता है, जुड़ता है उससे, तब जाकर के सामाजिक आंदोलन निर्धारित और निश्चित होता है। प्रत्येक समाज की सामाजिक आंदोलनों पर अपनी एक निजी समझ होती है और अनुभूति होती है। अगर हम व्यापक स्तर पर देखते हैं तो पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कि आप विश्व भर में कहीं भी रह रहे हों, वह आपके जीवन को प्रभावित करता है। अब चाहे आप उसे सामाजिक संदर्भ में देखेंगे तो हर समाज की अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, विश्वास हैं, उनका प्रभाव भी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है।
और जब हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण की, तो उसका प्रभाव भी ना सिर्फ व्यक्ति विशेष पर पड़ता है बल्कि संपूर्ण मानव प्रजाति पर पड़ता है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर इस प्रकार के आंदोलन और जन चेतना प्रयास किए जाते रहे हैं, जो कि समाज में एक प्रकार की जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी का इस दिशा में योगदान करना अनिवार्य है। इसीलिए प्रत्येक समाज की अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा के अनुसार सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप निश्चित और निर्धारित होता है। विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलनों की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में अभिव्यक्ति हो गई है। प्रत्येक देश की सामाजिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि समान न होकर असमान होती है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का जो संरचनात्मक स्वरूप है वह एक जैसा नहीं है। कहीं व्यक्तिवादिता की प्रधानता है तो कहीं सामूहिकता की बात है, कहीं भौतिकता पर अधिक जोर है तो कहीं अभौतिक परिप्रेक्ष्य का संदर्भ है। और जिस प्रकार के समाज में व्यक्ति विशेष का जीवन व्यतीत होता है उस प्रकार से उसकी बौद्धिक परंपराएं प्रभावित होती हैं। और अपनी बौद्धिक परंपराओं में जब व्यक्ति विचार और विमर्श करके एक निश्चित निर्धारित पक्ष पर निर्णय लेने की स्थिति में आता है, तब जाकर के सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप निर्धारित होता है। इसीलिए एक समाज में जो आंदोलन के रूप में घटनाक्रम लिया गया है वो दूसरे समाज में हो सकता है सहज स्वीकृति से भी स्वीकृत हो गया हो, वहाँ पर आंदोलन करने का संदर्भ ना आया हो। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सभी लोग एक जैसी ही चीज़ों पर विश्वास करते हैं या एक जैसा ही संदर्भ रखते हैं। अलावा इस बात के कि जो भी वस्तु, व्यक्ति, घटनाक्रम समाज में हित के लिए प्रयास करता है, समाज के हितार्थ लाभकारी होता है, उसको सहज स्वीकृति वो भी संभवता है कि मिल जाए। अन्यथा सामाजिक संदर्भों में सामाजिक आंदोलनों को हर समाज में विभिन्न रूप से देखा जाता है। भारतीय सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों और विचारों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर समाज की अपनी बौद्धिक परंपरा है, सामाजिक व्यवस्था है, अपना इतिहास है, अपने मूल्य हैं। तो आप किसी भी एक समाज के संदर्भ से दूसरे समाज को नहीं देख सकते हैं। और जब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य की, तो इस संदर्भ में ये आवश्यक है कि हम उन आंदोलनों की को भी जब विमर्श में लाएं तो हमारा संदर्भ भारतीय होना चाहिए। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही उसको देखें, क्योंकि उसी आधार पर हम वास्तविक और तथ्य युक्त निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। कोई भी आंदोलन अपने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं से ही जन्म लेता है। भारतीय सामाजिक आंदोलनों को यहाँ इतिहास और प्राचीन सामाजिक विचारकों के परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एक सामाजिक समस्या है जिसे हम गरीबी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक अवधारणा है। किसी राष्ट्र में गरीबी का संदर्भ दूसरा हो सकता है, वह भौतिकता से ही मात्र जुड़ा हुआ हो सकता है। आर्थिक संपदा को लेकर के जब अंतर है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में जहाँ अविकसित या विकासशील राष्ट्रों में गरीबी को देखा जाता है, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए एक समस्या का रूप धारण हो रखा है, उस संदर्भ में गरीबी का अर्थ अलग हो गया। और उस संदर्भ में जहाँ पर सिर्फ वस्तुओं के क्रय विक्रय को लेकर के ही विमर्श हो रहा है, क्योंकि इतनी आर्थिक संपदा है कि वहाँ पर लोगों का 2 वक्त की रोटी को विचार करने का संदर्भ नहीं है, वहाँ गरीबी का संदर्भ अलग हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हर राष्ट्र की अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस राष्ट्र का सामाजिक संरचना का लेखा जोखा, ताना बाना बनता है और उसी के आधार पर आंदोलनों की पृष्ठभूमि बनती है। प्रत्येक आंदोलन के 2 पक्ष होते हैं। एक तो उस आंदोलन का सैद्धांतिक पक्ष होता है और दूसरा होता है वैचारिक पक्ष। सैद्धांतिक और वैचारिक पक्ष एक श्रेणी में रखा जाता है और दूसरा होता है उसका व्यवहारिक और क्रियान्विति वाला पक्ष, क्योंकि सिद्धांत से ही विचार और सिद्धांत
मिलने पर क्या करना है इसका निर्धारण होता है। तो पहले व्यक्ति अपने विचारों से, किसी सिद्धांत से, किसी विचारधारा से अपने बात को, अपने परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करता है और उसके बाद आंदोलन के लिए तैयार होती है एक रणनीति कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जाए या इसको व्यवहारिक रूप से प्रकट किया जाए। आंदोलन दोनों को मिलाकर के ही संपूर्ण होता है, परंतु जब वह व्यापक जन समुदाय में फैलता है तो उसका संबंध क्रियात्मक पक्ष से अधिक हो जाता है। वैचारिक पक्ष को न जानते हुए भी सामान्य जनता नेतृत्व के अंतर्गत उसका प्रचार, प्रसार और प्रयोग करती है। कि कई बार यह देखा जाता है और भारतीय संदर्भ में ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं जहाँ पर हमें विचारधारा के बारे में इतनी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जिसने नेतृत्व किया है या जो नेता है उसके द्वारा कही गई बातों से व्यक्ति प्रभावित होकर के उस आंदोलन से जुड़ जाता है, चाहे वह डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है या नहीं है, वह दूसरा पक्ष है। लेकिन जो नेतृत्व कर रहा है, जो नेता है, जिसने बात को रखा है, जो अपनी बात को इस तरीके से प्रभावित रूप में प्रस्तुत करता है कि सुनने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है, धीरे धीरे वह भी उस आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को हम देख सकते हैं। विभिन्न धर्मों में दार्शनिक आधार और उनके मध्य सूक्ष्म अंतर से जनता का कोई परिचय बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि वो काल ऐसा था जहाँ पर छोटी छोटी समस्याओं से भी व्यक्ति अपने जीवन को पार ला रहा था, और दूसरी बात उसी समय में ही एक समाज संक्रमण के दौर से भी गुजर रहा था। इसलिए हर धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी सभी के पास ना उस समय थी, और आज भी ये एक प्रयास है कि हम प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा हर समय हो ऐसा संभव नहीं होता। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में जो उसका व्यवहारिक पक्ष था वो थे वो उपदेश जो संतों द्वारा, गुरुओं द्वारा या नेताओं के द्वारा दिए गए थे और जिसका हितार्थ समाज के हित में समाहित था। इसीलिए जनता उसका पालन करना प्रारंभ कर चुकी थी, और ये भक्ति आंदोलन से आगे चलते चलते कब समाज सुधार आंदोलन में तब्दील हो गया, यह हम सभी के लिए सर्वविदित तथ्य है। इसी तरह से 19वीं शताब्दी के जागरण में प्रत्येक आंदोलन के पीछे वैचारिक और सैद्धांतिक आधार था, परंतु सामान्य जनता अपने नेताओं का अनुकरण करती थी, और वो जो अनुकरण की प्रक्रिया थी उसमें भी हित तो समाज का समाहित था, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि हर बार उसकी संपूर्ण पृष्ठभूमि से प्रत्येक व्यक्ति उतना ही जागरूक हो जितना आंदोलन को स्वरूप देने वाले या नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों के जहन में था या ध्यान में था। सामाजिक आंदोलन के केंद्र में कई बार सामाजिक परिवर्तन विद्यमान रहता है। ये परिवर्तन किसी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी न किसी समस्या के विरुद्ध ही खड़ा होता है और उसका विरोध करता है। सामान्य जीवन में भी जब किसी बात से हम सामंजस्य नहीं रखते हैं, हम उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम अपनी बात का विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन वो कई बार आपसी सहमति से, बातचीत से उसका समाधान प्राप्त कर लेते हैं। वहीं कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी समस्या जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को और बहुत लंबे समय तक प्रभावित नकारात्मक रूप से करती है, जिसके विरुद्ध आवाज़ उठाना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि समूह विशेष की आवश्यकता होती है। पर वहाँ भी ज़रूरत होती है नेतृत्व की, कि कोई संगठित करे समाज को, लोगों को, उनकी बातों को, और उसके बाद नेतृत्व प्रदान करके उसे एक निश्चित दिशा दे। जैसे सती प्रथा या बाल विवाह का विरोध किया गया। भारतीय संदर्भ में सती प्रथा जो एक बहुत व्यापक समस्या रही है, एक लंबे समय तक रही थी, जिसके विरोध में जब आंदोलन किए गए तो लोगों को पहले ये समझाना बहुत बड़ी भूमिका थी कि आखिर सती प्रथा क्यों सही नहीं है।
एक तरफ हम बात करते हैं मानव अधिकारों की, एक तरफ हम बात करते हैं मानव जीवन के महत्व की, और दूसरी तरफ एक परिप्रेक्ष्य जोड़ा गया सती प्रथा का। तो उस समय लोगों के बीच में इस प्रकार की जागरूकता को लाना, जब बहुत बड़ा वर्ग इसका समर्थन भी कर रहा है कि कैसे इसे रोका जाए, वह इसके लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने के लिए आंदोलन किए गए, स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए आंदोलन किए गए, पुनर्जागरण कैसे किया जाए उन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन किए गए। तो इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन को जहां उत्पन्न करते हैं, वहीं शक्ति संतुलन को भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति व्यापक होती है, उसे किसी सीमा में बांध करके अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सामाजिक आंदोलन की क्रियाएं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती हैं, जिससे कि समाज के मूल्य और सोच में परिवर्तन हो सके, नई व्यवस्था नए मूल्यों के साथ स्थापित हो सके। सामाजिक आंदोलन में विचार एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है, जो कि इसे स्वरूप प्रदान करता है। इसी कारण से कोई भी आंदोलन जिसकी नींव में कोई ना कोई विचारधारा नहीं है, वे बहुत दिनों तक नहीं चल सकता और ना ही उसे कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है। इसीलिए संसार में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो राजनीतिक हो, उनके पीछे कोई ना कोई एक ठोस विचारधारा हमेशा रहती है, क्योंकि एक सशक्त विचारधारा एक मजबूत सामाजिक आंदोलन को बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। और भारत में भी इसी प्रकार से समय समय पर जितने आंदोलन हुए हैं, वो या तो करिश्माई गुणों के कारण सफल हुए हैं या उन ठोस आधारों के कारण सफल हुए हैं जिनके आधार पर इनका निर्माण किया गया था। भारत में सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोणों की आवश्यकता रही है, क्योंकि वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों द्वारा आकार देने वाली जटिल और गतिशील घटनाएं होती हैं। विद्वानों ने इन आंदोलनों का विश्लेषण और विवरण करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए, जैसे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण समय के साथ भारत में सामाजिक आंदोलनों के विकास का पता लगाने पर केंद्रित रहा। तो दूसरा संरचनात्मक दृष्टिकोण था, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर केंद्रित रहता था कि सामाजिक आंदोलनों के लिए किस प्रकार की संरचना, समाज की संरचना व्यापक रूप से प्रभावित करती रही समाज को। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण में संरचना पर विशेष जोर दिया गया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलनों के भीतर सांस्कृतिक पहचान, प्रतीकों और प्रथाओं के महत्व पर जोर देता था। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण भारत में आंदोलनों का अध्ययन अन्य देशों या क्षेत्रों में आंदोलनों की तुलना के द्वारा प्रकट करता था। राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलनों को राजनीतिक संघर्ष और सक्रियता की अभिव्यक्ति के रूप में देखता था, और विमर्श दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलन के निर्माण और उन्हें आकार देने में भाषा, बयानबाजी और मीडिया की भूमि पर ध्यान केंद्रित करता है। नेटवर्क दृष्टिकोण आंदोलनों के भीतर विभिन्न अभिनेताओं के बीच जो संबंध है, उनके सहयोग की जांच करता है। तो नृवंशीय विज्ञान दृष्टिकोण में सामाजिक आंदोलनों में प्रतिभागियों द्वारा सामना किए जाने वाले अनुभवों, प्रेरणाओं और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया जाता है। लिंग और अंतर संबंधी दृष्टिकोण इस बात पर विचार करता है कि भारत में सामाजिक आंदोलनों के लक्ष्यों, रणनीतियों और परिमाणों को कैसे प्रभावित किया गया। तो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत में सभी आंदोलनों की औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक सत्ता गतिशीलता के व्यापक संदर्भ की जांच करता है। कुल मिलाकर के भारत में आंदोलनों का अध्ययन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक और अन्य विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का संयोजन हो, ताकि भारतीय समाज पर उनकी जटिलताओं और प्रभावों की व्यापक समझ प्राप्त की जा सके। 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत में एक द्वंद्वात्मकता की स्थिति थी, जिसमें उच्च वर्गीय जाति प्रथा के विरुद्ध आक्रोश और विद्रोह दोनों ही उबाल पर थे। समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान और उनके प्रभुत्व को लेकर के विचार मंथन प्रारंभ हो गया था, और पीड़ित, शोषित, निम्न जाति के
व्यक्ति का जो जीवन था, जो बहुत पशु समान व्यतीत हो रहा था, उसको लेकर के आंदोलनों के बीच लोगों के भीतर प्रस्फुटित हो रहे थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रामानुजाचार्य जैसे विभूतियों ने अपने नए सामाजिक दर्शन के साथ लोगों में नए विचारों को डालने का संचार किया। उनकी सकारात्मक आलोचना जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास पर चोट करती थी। समाज और व्यक्ति दोनों रूढ़ियों और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध खड़े होने के लिए छटपटाते थे और इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक आंदोलन को एक मानवतावादी विचार दिया। 18वीं शताब्दी के भारत का अवलोकन किया जाए तो हमें आसानी से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ये एक संक्रमण का दौर था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उथल पुथल मची हुई थी और सामाजिक परिवर्तन हो रहा था जिसका कोई निश्चित स्वरूप उभर करके सामने नहीं आ रहा था। इसका मुख्य कारण था कि भारतीय पूंजीपति और धनाढ्य वर्ग ये जानता था कि उनके स्वार्थों की पूर्ति अंग्रेजी शासन में ही संभव है। इसलिए एक वर्ग समर्थन की ओर था और एक वर्ग विरोध के स्वर उठा रहा था। 19वीं सदी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संक्रमण का काल रही। ये आधुनिक भारत के अभ्युदय का समय था। इस युग में भारतीय समाज और संस्कृति पर यूरोपीय सभ्यता, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक प्रभाव रहा था। जब भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई तब भारत और यूरोप संपर्क की परिस्थिति में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि एक स्वाभाविक बात थी। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने भारतीय समाज में जागृति उत्पन्न कराने के लिए उन सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया जो कि भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनने के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे थे। इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भारत में पुनर्जागरण आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन ने सुधार की आवश्यकता को प्रेरित किया। इसलिए एक और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी समाज सुधार करने वाली संस्थाओं का जन्म हुआ और वहीं दूसरी ओर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, तिलक जैसे समाज सुधारकों और राजनीतियों को भी प्रोत्साहित किया। इन समाज सुधारकों के प्रभामंडल ने समाज सुधार आंदोलन को गति प्रदान की, दिशा प्रदान की और इस आंदोलन ने सामाजिक और राजनीतिक चेतना को भी उत्पन्न किया जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनकर के सामने आया। इस प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन में मनीषियों के व्यक्तिगत विचारों ने सामाजिक आंदोलन को न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उन्हें लाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद रानडे, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा का जहाँ विरोध किया वहीं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। 20वीं सदी के महान विचारक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिन्हें आज भी किसी संदर्भ में आप उनके विचारों को देखेंगे तो उसकी समसामयिकता की जांच की जाती रही है, उसकी प्रासंगिकता की बात होती रही है। उनके विचारों की श्रृंखलाओं को किसी एक सिद्धांत में और ना ही किसी एक विषय में बांध करके देखा जा सकता है। प्रत्येक विषय को उन्होंने एक नया आयाम और दृष्टि दी। उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की जो प्रकृति से जोड़ती है बालक मन को, प्रौढ़ शिक्षा को एक नई दृष्टि प्रदान की, जाति और वर्ण के भेद को स्पष्ट किया तो अस्पृश्यता के अंत के लिए आवाज़ उठाई। स्त्रियों की स्थिति में सुधार का हमेशा उन्होंने समर्थन किया तो धर्म, आचार, व्यक्ति, समाज आदि पर मानवीय रूप से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा आज़ादी का संग्राम लड़ा गया और राष्ट्र को एक बहुत लंबे समय के परतंत्रता के दौर से निकलने में स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ पर ये बात जो भी भारतीय संदर्भ में व्यक्ति जुड़ा हुआ है या भारतीय सामाजिक आंदोलन की अगर समझ रखता है और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यदि वह जागरूक है तो वह इस बात को
आसानी से समझ सकता है कि जितने भी आंदोलन हुए स्वतंत्रता संग्राम में, उनका लक्ष्य एक विदेशी दासता से तो मुक्ति का था ही था, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से समाज में एक समता की स्थापना हो, ऊंच नीच के भेद का दमन हो और भारतीयता का विकास हो। और इसी तरह भारत में अनेक विचारक हुए जिनके विचारों पर सामाजिक आंदोलन समय समय पर होते रहे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल, ज्योतिबा फूले, ऐसे असंख्य नाम हैं जो कि क्षेत्र विशेष में अपनी विशेष पहचान अपने स्वभाव और गुणों से तो रखते ही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारतीय संस्कृति सभ्यता के वो परचम लहराने की योग्यता रखते हैं और उन विचारों की प्रगाढ़ता की बात करते हैं जो आज भी समसामयिक है और प्रासंगिक है। सामाजिक आंदोलन चाहे उसका स्वरूप छोटा हो या विशाल, समाज की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक आंदोलन निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इन आंदोलनों से जो भी परिवर्तन होते हैं वे सामाजिक संबंधों के ताने बाने को भी प्रभावित करते हैं और इस तरह सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। आज इस वीडियो में हमने बड़ी बारीकी से इस बात पर अध्ययन करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक सामाजिक आंदोलन समाज में घटित होता है, उसमें उस समाज विशेष की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक पृष्ठभूमि होती है उसका कितना प्रभाव होता है। क्योंकि आंदोलन में अगर विचारों का महत्व है तो उसके क्रियान्वयन की भी भूमिका है, और विचारों के महत्व में यदि संरचना की भूमिका है तो क्रियान्वयन करते समय लोगों के समूह के सहयोग की भूमिका है, और दोनों के ही सही समागम से, संयोजन से एक सफल सामाजिक आंदोलन होने की संभावना प्रबल हो सकती है, प्रगाढ़ हो सकती है। चाहे वह आदिकाल की बात हम करें जहाँ पर सती प्रथा जैसी समस्याओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति को कमतर बनाने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर वर्तमान समय में देखें तो महिलाओं के विरुद्ध जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें चाहे वो संविधान की भूमिका हो, लॉज की भूमिका हो, नियमों की भूमिका हो, भूमिका आखिर में समाज के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण बन जाती है। और सामाजिक आंदोलन तभी सफल और संभव हो सकता है जब समाज में इन आंदोलनों को लेकर के स्पष्टता विचारों की हो, क्रियान्वयन में सहयोग हो और समाज विशेष की परिस्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता हो। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक आंदोलन की भूमिका के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की।